नमस्कार। विद्या भारती मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। परिचर्चा के दूसरे पुष्प में आज हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर शशिकांत जी फड़के। आप संघ के प्रचारक हैं। संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए सन 1999 में विद्या भारती के सह संगठन मंत्री बने। तत्पश्चात विभिन्न दायित्वों पर रहे। आप अखिल भारतीय संयोजक ग्रामीण शिक्षा के दायित्व पर हैं। आपका आईसीटी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आप संघ के प्रचारक हैं और प्रचारक से निकलते समय आपकी क्या मानसिकता रही? मानसिकता तो बहुत पहले ही बन गई थी, 1968 में ही, कि देश के लिए कुछ करना है और काम करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है। इस पर विचार करते हुए, अनुभव करते हुए ध्यान में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक इस नाते काम करना यह ज्यादा उचित मार्ग होगा और इसलिए मैंने प्रचारक बनने का निश्चय किया। देश में अनेक प्रकार की समस्याएं थी जिनकी जानकारी मिलने के बाद इन समस्याओं को हल करना, इसके लिए मनुष्य निर्माण ये ज्यादा आवश्यक पक्ष होता है जो संघ करता है। इसलिए मैंने अपने आप को संघ के इस प्रकार के काम के साथ अपने आप को जोड़ा और मैं 1981 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। आप प्रचारक रहे हैं तो आपने कहाँ कहाँ प्रचारक की आपने भूमिका निभाई हुई है? शुरुआत मेरी देवास से हुई, तो देवास में देवास नगर, देवास तहसील का काम देखते हुए फिर बाद में 2 वर्ष में धार जिले में जिला प्रचारक रहा। फिर वापिस देवास में आकर देवास में 3 साल जिला प्रचारक रहा। फिर वहां से मुझे झाबुआ जिले का काम दिया जो एक सुदूर कठिन एवं वनवासी क्षेत्र का काम है। तो 3 वर्ष वहां काम करने के पश्चात फिर उस समय नीमच जिला बना था नया नया, तो उस नीमच जिले का जिला प्रचारक इस नाते मुझे दायित्व मिला और 5 वर्ष नीमच जिले का काम करते हुए और फिर 1 वर्ष में प्रांतीय कार्यालय संविधा भोपाल में रहा और 1999 से मैं विद्या भारती में कार्यरत हूँ। विद्या भारती में आपका आगमन कब हुआ और कैसे हुआ? 1999 में विद्या भारती में आना हुआ। संघ ये अपने प्रचारकों को विभिन्न संगठनों में अलग अलग काम की जिसकी आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखकर उस संगठन के साथ भेजता है। उसी प्रकार मेरे को भी इस शैक्षणिक काम के साथ संघ की योजना से मुझे यहाँ पर भेजा गया। आप विद्या भारती में किन किन दायित्वों पर आपने कार्य किया हुआ है? जब मैं आया तो मैं सबसे पहले मध्य भारत प्रांत, जिस समय आज का मालवा प्रांत भी सम्मिलित है था, तो उस मध्य भारत प्रांत का प्रांत सह संगठन मंत्री इस नाते मेरे पास काम था। संगठन मंत्री थे श्री श्रीराम अरावकर। उनके साथ मैंने एक काफी लंबे समय तक काम किया। 2012 तक उनके साथ ही यहाँ पर सह संगठन मंत्री के साथ ही काम किया। ग्रामीण शिक्षा में विद्या भारती की क्या भूमिका है? शिक्षा प्राप्त करना यह हिंदुस्तान के हर बालक के लिए अनिवार्य तत्व है और उसका वह अधिकार भी उसको मिलना चाहिए। विद्या भारती के माध्यम से जो शैक्षणिक काम अभी तक केवल नगरों में चलता था, बाद के वर्षों में यह गांव के अंदर भी चलने लगा। तो जहाँ जहाँ पर गांव की आबादी 2000, 3000, 4000 है, वहां पर भी शिशु मंदिर प्रारंभ करके वहां पर भी शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया गया। तो शिक्षा यह केवल कुछ तबके तक नहीं है, यह अखिल भारतीय स्तर पर सबको प्राप्त होने की सुविधा होना चाहिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी यह विद्यालय प्रारंभ किए गए। ग्रामीण क्षेत्र को अपेक्षा तो ये रहती है कि जब उनके गांव के बच्चे पढ़ कर के तैयार हो, तब जैसे बाकी विद्यालयों के बच्चे केवल स्वयं का ही विचार करते हैं और मेरे करियर ये विचार करते हैं, इसके स्थान पर मेरे देश का करियर यह उसका मानस बनना चाहिए। जो शिशु मंदिर योजना में बनाने का प्रयास किया जाता है, वो पालक भी इसी बात को चाहते हैं। ग्रामीण शिक्षा की संकल्पना क्या है?
कि शिक्षा ग्रामीण और नगरीय ऐसी नहीं होती, शिक्षा तो शिक्षा होती है। नगर में देते हैं तो उसको बोलचाल की भाषा में नगरीय शिक्षा कहते हैं, गांव में देते तो ग्रामीण शिक्षा कहते हैं। शिक्षा तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं, वो तो केवल स्थान का अंतर होता है। गांव के अंदर भी पढ़ लिख करके जो कि अनपढ़ व्यक्ति जो होता है वो कई बातें समझ नहीं पाता, तो हर बालक समझे। मैंने कोई एक पाठ था 1250। 1250 क्या है? तो एक किसान अपने खेती के काम के लिए किसी व्यक्ति से और 125 रुपए उधार लेता है। बात पुराने जमाने की है, उस समय 125 भी बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ करता था। अब साल भर बाद उसने ये फसल आई, उसकी उपज बिकी, तो वो पैसे उसको देते ही है। कुछ दिनों बाद वो जब जा रहा था रास्ते में, तो उस व्यक्ति ने उसको रोका और कहा, भाई अभी तेरे पैसे बाकी है। बोले दे तो दिए, मैंने हिसाब किताब देख ले, रजिस्टर के अंदर हिसाब लिखा हुआ है सब। तो कितने हैं? तेरे 1250 है। तो 1250, मैंने तो 125 लिए थे। मैंने भैया लिखा हुआ है भैया, तो तेरा अंगूठा भी लगा है, तेरा नाम लिखा हुआ है और मेरे हस्ताक्षर भी है और मेरा नाम लिखा हुआ है। अभी जब हल्ला चल रहा था तो सड़क के 2-4 लोग और रुक गए, तो पूछे कि मामला क्या है, समस्या क्या हो रही है? तो उसने बताया, भी इसने मेरे से पैसे लिए थे 1250 रुपए और ये पूरे वापस नहीं दे रहा है, 3 साल हो गए, थोड़े देता रहता है, अभी तक दिए नहीं पूरे पैसे। इसने कहा नहीं, मैं तो केवल 125 रुपए लिए थे, तो ज्यादा तो इतने पैसे मैंने लिए ही नहीं, और इससे ज्यादा भी दे चुका हूँ, ब्याज के नाम पर भी ज्यादा दे चुका हूँ। जब उसने देखा तो उन लोगों ने भी जब रजिस्टर खोल के देखा तो उसके अंदर 1250 लिखा हुआ था। लिखा तो 1250 है और तारीख भी उस समय की डली हुई है, तो तेरा अंगूठा भी लगा हुआ है, तेरा नाम भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या हो गया? तो पढ़ना लिखना आता है क्या? इन्हें क्या लिखा है तो समझ में आ रहा है? बोले नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो उनको भरोसा किया और दे दिया। यह होता है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, तो कोई भी अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसका मन ठीक नहीं हो तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। इस दुरुपयोग से लोग बचे रहे, इसलिए को लिखना और पढ़ना ये दोनों आना चाहिए, और जो पढ़ा है वो समझते भी आना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इनके साथ भी साक्षरता हो और इनको शिक्षण भी मिले, इसलिए यह प्रयोग प्रारंभ किए गए हैं। भाई साहब, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि जिस मार्ग पर चल पड़े, मेरे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ रास्ता पहले ही बना रखा था, मुझे उसी रास्ते पर चलना था। मैं उसी रास्ते पर बिना थके बिना रुके चलता रहा। जब व्यक्ति लगातार चलता रहता है, उसका जब लक्ष्य निर्धारित रहता है, उस लक्ष्य को वो नहीं छोड़ता, वो चलता रहता है, आगे बढ़ता जाता है। यह शिक्षा, जहां तक शिशु मंदिर का सवाल है, यह तो बहुत बड़ी मात्रा में सफल है कि इससे पढ़कर निकले हुए विद्यार्थी आज समाज जगत के हर क्षेत्र के अंदर एक अच्छे ऊंचे स्थान पर है। अभी अभी जो 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम के बाद में जब यूपीएससी का परीक्षा परिणाम आया 2019 का, तो उसमें से 48 भैया बहन यह विद्या भारती के ही सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के। आपने ग्रामीण शिक्षा के कुछ आयाम बताए थे, वे क्या हैं? ग्रामीण शिक्षक सारे विद्यालय जो खड़े होते हैं, यह गांव के सहयोग के आधार पर खड़े होते हैं। ग्रामवासी जो है, समाज जन, वे ही इसका सहयोग करते हैं, वे ही भूमि देते हैं, भवन बनाने में अर्थ सहयोग देते हैं, वो अपने बच्चे भी देते हैं पढ़ाने के लिए, वहीं से आचार्य भी आते हैं, तो सारा तो गांव कर रहा है विद्यालय के लिए, तो विद्यालय तो गांव से लगातार ले रहा है। ऐसी स्थिति में जो लिया है उसमें से कुछ वापस भी देना चाहिए, जिस गांव से मिला है उस गांव के लिए कुछ करना चाहिए, यह भी एक दायित्व समझकर, और कुछ ऐसी गतिविधियां जिससे गांव का समग्र भला हो, जैसे साक्षरता यह विषय है, सामाजिक समरसता यह दूसरा विषय है, और फिर स्वदेशी भाव का विकास,
यह तीसरा विषय है। ऐसे जो अनेक विषय हैं, वे पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अब पर्यावरण यह केवल किताबी पढ़ने का विषय नहीं है, तो क्रियान्वयन का विषय है। तो यो जो अगर ये होगा तो फिर वह ग्राम के विकास में ही काम आएगा। ऐसी सारी चीजें हैं, ये ग्राम विकास के आयाम है। ये आयाम और भी बढ़ सकते हैं। अभी तो 6 आयाम पर काम चलता है, आगे जाके 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जो जो गांव के हित में किया जाने वाला काम है विद्यालय के द्वारा, वह आयाम कहलाता है। शिक्षा के माध्यम से गांव का परिवर्तन कैसे हो सकता है? अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, समझ वाले होंगे, तो विकास तो होगा ही, उनका लाभ भी मिलेगा। अनेक शासकीय योजनाएं आती है, पर वो क्या है ये उन्हें पता ही नहीं चल पाता, कि पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर पढ़ना लिखना आएगा तो शासकीय योजनाओं को समझकर उसको आत्मसात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके विकास में भागीदारी उनकी होगी। तो शिक्षा तो हमेशा लाभ की ही चीज है, बशर्ते शिक्षा जहाँ से मिल रही है उनकी नियत ठीक हो। संघ के ग्राम विकास कार्यक्रम में विद्या भारती के विद्यालय की क्या भूमिका निभा रहे हैं? संघ का तो बहुत बड़ा विभाग है ग्राम विकास का। उसमें से कुछ अर्थ साध्य है और कुछ शिक्षण साध्य है। उनमें से जो शिक्षण साध्य है उनको करने का प्रयास विद्या भारती करती है। अर्थ साध्य तो विद्या भारती नहीं कर पाती, वो तो शासन करता है। और भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग उसके अंदर अपना सहभाग करते हैं। जैसे हमारे कोई नहर बनानी है या कहीं पर कुएं बनाने हैं, तो यह तो काम फिर जिनका ये अर्थ साध्य काम है, वो के मकान बनाने हैं, ये अर्थ साध्य है। लेकिन बच्चों का शिक्षण है, और जो विद्यालय किसी कारण से नहीं जा पाए उनको भी 1 घंटे 2 घंटे बिठा करके उनको भी साक्षर करना, और वह भी सारे पुस्तकें पढ़ सके, समझ सके, इतना उनका विकास होगा। तो अगला काम तो खुद कर लेंगे। तो वो पढ़े लिखे हो, इतना मदद विद्या भारती करती है, अगला काम तो उसको करना पड़ता है। भाई साहब, आपके अनुसार आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए? आदर्श ग्राम तो उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, लंबी चौड़ी। इसके बहुत बड़े लंबे काम में जाने से पहले उसका विचार करना चाहिए। वास्तव में ग्राम आदर्श नहीं होता है, व्यक्ति आदर्श होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर आदर्श होगा तो जहाँ रहेगा उसको आदर्श बना देगा। अगर व्यक्ति का मन ही अगर कमजोर है तो फिर वो जहाँ जाएगा वहां कमजोर ही रहेगा। इसलिए आदर्श केवल गांव होने से काम नहीं चलेगा, यह तो पूरा समाज ही आदर्श होना होगा। जिस पहले जमाने में जब घर में शादी, गांव में शादियां होती थी, किसी घर में परिवार में शादी होती थी, तो शादी केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती थी। वो बिटिया पूरे गांव की बिटिया होती, जिसकी शादी पूरा गांव लगता था। उस समय कोई टेंट हाउस नहीं थे। लेकिन अगर वहां से 150 आए हैं बाराती, तो किसी को भी खुले में सोना नहीं पड़ता था। वो सब किसी न किसी घर के बरामदे में उनके लिए व्यवस्था की जाती थी। तो पूरा गांव भी एक परिवार है, ये भाव रहता था। गांव में कोई अगर आया है दोपहर के समय, तो उसको रोकते थे और पूछते थे, बाबा रे तो कब से चला है, और तूने अभी सूरज दोपहर से माथे पर आ गया, फिर भोजन किया कि नहीं किया। अब कोई जान नहीं, पहचान नहीं, उसके बारे में जानते कुछ नहीं, वो हमको जानता नहीं। लेकिन हमारे गांव से निकलने वाला व्यक्ति 12 बजे का समय अगर हो रहा है, तो भूखा आगे नहीं जाना चाहिए। इसका तो मेरे को भी 1-2 बार अनुभव आ चुका है। जिस गांव में मेरा कोई परिचय नहीं था, वहां मुझे रोका गया और मुझे बिठा करके पानी पिलाया, फिर भोजन कराया, फिर कहा ठीक है बाप क्या हो गया। तो ये जो है, ये गांव के आदर्श। आदर्श होने के लिए बड़े बड़े भवन होना जरूरी नहीं है, मनुष्य के मानवता होना जरूरी है। जो गांव के अंदर ज्यादा मात्रा में रहती अनुभवी आती है, वह बनी रहे, ये ज्यादा आवश्यक है, तो वो ग्राम आदर्श हो जाएगा। परिवार प्रबोधन में शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बगैर शिक्षा के तो प्रबोधन कर ही नहीं सकते, तो शिक्षा पहले जरूरी है। फिर शिक्षा तय करेगी कि प्रबोधन के विषय क्या क्या हों, और फिर उनको कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का तो महत्व है ही। वो तो शिक्षा का महत्व तो हर विषय में है, चाहे परिवार चलाना हो चाहे रॉकेट चलाना हो,
कुछ भी अगर चलाना है या बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना हो, ये सब में शिक्षा जरूरी है। अब वो शिक्षा की और किताबें काफी पढ़ कर के ही मिलता है ऐसा जरूरी नहीं। कुछ बड़े लोगों के अनुभव से भी और उनके जो मार्गदर्शन से भी शिक्षा मिलती रहती है। ग्रामीण शिक्षा के कार्य में लगे हुए कार्यकर्ताओं को आपका क्या संदेश? जो जहाँ काम कर रहा है, उसको जो दायित्व दिया है, वो उसको मनोयोग से करे और करने के लिए जो आवश्यक योग्यता है, वो अपनी योग्यता क्रमशः लगातार बढ़ाता रहे, ताकि उसके द्वारा होने वाला काम और अच्छे से अच्छा हो। यह प्रयास कार्यकर्ता करते रहेंगे तो कार्य भी प्रभावी होगा। ये कार्य का प्रभाव या कार्यकर्ता के प्रभाव के अनुपात में रहता है। वह अपनी क्षमताएं बढ़ाता रहे ताकि उसका लाभ जो काम में वो लगा है उसके लिए मिलता रहे। आपसे बात करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप आईसीटी केंद्र में पधारे और अपना बहुमूल्य समय आईसीटी केंद्र को प्रदान किया। धन्यवाद भाई साहब।